हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 69। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 68 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। शुभ, नील, निहाल और नरेन चारों ही सोमनाथ की पार्टी में एंट्री लेते हैं। नील और निहाल जो अभी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, रुद्र अभी तक पार्टी में नहीं आया था। शुभ की नजरें जो अभी भी चारों तरफ रुद्र को ही ढूंढ रही थी, मगर रुद्र अभी तक पार्टी में नहीं आया था। रुद्र का कुछ भी अता पता नहीं था। शुभ को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। उसने हालांकि रुद्र को पहले भी देखा था, मगर आज रुद्र को देखने के लिए वो काफी ज्यादा बेचैन था। अब देखते हैं आगे। काफी इंतजार के बाद रुद्र फाइनली पार्टी में आया। तो नील की नजर अभी जैसे ही रुद्र पर पड़ी तो नील से रहा नहीं गया और वो 4 कदम चलकर रुद्र के पास आया। फिर रुद्र को अपने गले लगाकर बोला कि यार, ये बात हुई ना, मैं प्रताप हाउस में क्या शिफ्ट हो गया? तूने तो मुझसे मिलना जुलना ही छोड़ दिया था। इस पर रुद्र ने अपनी बाहें नील पर कसते हुए कहा कि ऐसा नहीं है मिस्टर ओबरॉय, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती थी, मगर मैं ना थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ, इसीलिए नहीं मिल पाया आपसे। आपने तो अपना सारा बिजनेस मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है ना, अब मुझे ही उसे संभालना पड़ता है, इसीलिए कम टाइम मिलता है। तो नील अभी थोड़ा सा रुद्र से दूर होकर बोलता है कि पता नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मैं तुझ पर ही क्यों करता हूँ। मुझे तो अपने आप पर भी इतना यकीन नहीं है। जब तू मेरे आसपास होता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ भर की खुशियाँ मेरे साथ में है। तो नील की बात सुनकर अब रुद्र के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। तो रुद्र की नज़र अभी फिर शुभ और निहाल पर पड़ती है। दोनों ही अभी सुलगती हुई आंखों से उसे घूर रहे थे। रुद्र को भी समझते देर नहीं लगी थी कि उसका भांडा फूट चुका है। निहाल और शुभ को उसके बारे में पता चल चुका है और थोड़ी देर शुभ गुस्से में ही रुद्र को देखता रहा और फिर रुद्र अपनी नजरें चुराता रहा और अचानक ही शुभ की आंखें एकदम से नम हो गई थी और वो 4 कदम चलकर अभी रुद्र के पास आया और उसने अपनी बाहें फैलाकर रुद्र को कस के गले लगा लिया। इस वक्त रुद्र और शुभ दोनों को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। दोनों की बाहें एक दूसरे पर कसी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। दोनों ही एक दूसरे को ऐसे गले लगना चाहते थे जैसे अब कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। तो शुभ ने भी धीरे से कहा कि आई मिस यू भैया, आई मिस यू सो मच। आप नहीं जानते हैं कि आपके बिना मैं कैसे जिया हूँ, कैसे काटा है मैंने पूरा 1 साल आपके बिना। तो शुभ की आंखें इस वक्त बहुत ज्यादा नम हो गई थी। रुद्र ने अब शुभ को थोड़ा सा खुद से दूर किया और फिर उसके बहते हुए आंसुओं को हल्का सा पोंछकर कहा कि मैंने भी तुम सबको बहुत ज्यादा मिस किया है। जितना तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो ना, उससे कहीं ज्यादा तुम लोगों को मैंने मिस किया है। तड़पा हूँ मैं तुम्हारे सबके लिए। थोड़ी देर बाद निहाल भी उनके पास आ गया और निहाल ने भी कसकर अपने रुद्र को गले लगा लिया। तो निहाल बोलता है कि साले, मामा बनने वाला है तू। तो नव्या प्रेग्नेंट है। और ये सुनते ही रुद्र की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। रुद्र को काफी ज्यादा खुशी हुई थी ये बात सुनकर। थोड़ी देर बाद निहाल और रुद्र भी एक दूसरे से दूर हो गए। तो निहाल ने कहा कि सच में बहुत ज्यादा हार्टलेस है, हमसे दूर कैसे रह लिया यार तू। तो रुद्र अभी कुछ बोलता उससे पहले ही उनके मुंह पर एक पंच आकर लगा। तो रुद्र का चेहरा अभी एक साइड हो गया था और फिर रुद्र को समझते देर नहीं लगी कि ये शुभ का ही काम हो सकता है। पंच लगते ही निहाल और नरेन ने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। जय और वीरू ने तो जल्दी से अपना चेहरा इधर उधर घुमा लिया। वो तो ये देख रहे थे कि आसपास के लोग उन्हें देख तो नहीं रहे, क्योंकि अगर कोई उन्हें देख लेता तो सोमनाथ और अशोक को उन पर शक हो जाता। तो शुभ ने अभी गुस्से में रुद्र को पॉइंट करके बोला कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं सबके सामने आपको ऐसे मारूं, तो चुपचाप से आप कमरे में आ जाइए, वरना मैं सच में शर्म नहीं करूंगा। यहीं पर आपको बहुत ज्यादा मारूंगा, दादी की तरह यहीं पर पीटना शुरू कर दूंगा आपको। फिर मत कहिएगा मुझसे कुछ। और कुछ मिनट के बाद ही सब एक रूम में आ चुके थे। रुद्र सामने खड़ा था और शुभ और निहाल गुस्से में उसे घूर रहे थे। तो शुभ ने अभी नरेन की तरफ देखकर बड़े ही एटीट्यूड से कहा कि आपने अपने दामाद की बहुत ज्यादा साइड ली है ना, अब थोड़ी साइड मेरी भी ले लीजिए आप। तो नील भैया को पकड़िए, वरना ये हमें पकड़ लेंगे और मारने नहीं देंगे। नरेन जानता था कि अगर उसने अब इस वक्त शुभ की बात नहीं मानी तो शुभ और भी ज्यादा रिएक्ट करेगा, यहाँ पर कुछ हंगामा ना हो जाए। इसीलिए उसने न चाहते हुए भी नील को पीछे से कसकर पकड़ लिया। तो शुभ ने अभी मौके का फायदा उठाकर रुद्र के मुंह पर एक और पंच जड़ दिया। रुद्र के अभी आंसू तो नहीं आ रहे थे, बस वो उसे घूर रहा था। ये देखकर नील की आंखें बड़ी हो गई थी। उसने गुस्से में कहा कि शुभ तुम क्या कर रहे हो? रॉकी को इतना ज्यादा
ज़्यादा मार क्यों रहे हो तुम? फिर उसने नरेन से कहा कि मिस्टर राठौर छोड़िए ना मुझे, रॉकी को ये क्यों मार रहा है, मैं इसे अभी बताता हूँ। लेकिन नील की बात अभी कोई भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि आखिर शुभ इतना गुस्से में क्यों है। तो शुभ ने भी फिर से एक और पंच रुद्र के मुंह पर चढ़ दिया था। रुद्र अपनी सफाई देता हुआ बोलता है कि शुभ शुभ प्लीज मेरी बात तो सुन ले पहले। तो रुद्र ने अभी फिर निहाल को देखकर कहा कि निहाल इसे समझाना प्लीज। तो रुद्र की बात सुनकर निहाल ने भी शुभ को पीछे से पकड़कर कहा कि बस कर शुभ, तू ही मारेगा क्या, मैं भी तो मारूंगा ना इसे। यह सुनकर रुद्र की आंखें तो अब और भी ज्यादा हैरानी से बड़ी हो गई थी और अगले ही पल निहाल ने भी एक पंच रुद्र के मुंह पर जड़ दिया। तो शुभ और निहाल रुद्र को बहुत ज्यादा मार रहे थे और फिर रुद्र अपनी सफाई दिए जा रहा था। तो रुद्र को अब पिटता हुआ देखकर नील की तो जैसे जान ही निकल रही थी। तो नील अभी चिल्लाता हुआ बोलता है कि शुभ शुभ बस करो यार, तुम रॉकी को इतना ज्यादा मार क्यों रहे हो, मुझे भी तो बताओ कि आखिर बात क्या है, क्यों तुम रॉकी को इतना ज्यादा मार रहे हो, क्या किया है रॉकी ने? रॉकी तो सच में बहुत ही अच्छा इंसान है शुभ, तुम प्लीज मुझे बड़ा भाई मानते हो तो छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो शुभ। तो अभी जब तक निहाल और शुभ ने रुद्र को तसल्ली से 10 से 12 पंच नहीं मार दिए थे, दोनों में से किसी ने भी अभी रुद्र को नहीं छोड़ा था, दोनों में से कोई नहीं रुका। और फाइनली नरेन को भी लगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसने भी नील को छोड़ दिया। तो नील ने अभी रॉकी को संभालते हुए कहा कि तुम दोनों को हो क्या गया है, तुम क्यों रॉकी को मार रहे हो, उसे देखो कितनी ज्यादा चोट लग गई है। इस पर शुभ बोला कि आप अपने रॉकी से ही पूछिए कि हम इन्हें क्यों मार रहे हैं, तो ये चुपचाप से हमारी मार क्यों खा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको खुद ही बताएंगे, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो नील ने भी फिर से रॉकी को एक चेयर पर बिठाया और फिर उससे पूछा कि रॉकी ये तुम्हें क्यों मार रहे हैं, बताओ मुझे आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, मुझे भी तो बताओ ना कि ये क्यों तुम्हें मार रहे हो, तुम क्यों मार खा रहे हो। इस पर शुभ बोलता है कि ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ आपको, आपका रॉकी ही रुद्र है, किट्टू का रुद्र, मेरा बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, दादा दादी का लायक पोता। नील ने भी हैरानी से रॉकी को देखा और फिर रॉकी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने भी अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर शुभ को देखकर पूछा कि प्रताप हाउस में ये ट्रेडिशनल है क्या कि जब कोई खोया हुआ बेटा मिलता है तो उसे ऐसे ही बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं, जैसे मुझे पीटा गया था वैसे ही अब तुम लोग रुद्र को भी पीट रहे हो। इस पर शुभ ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा कि हाँ बिल्कुल, ये ट्रेडिशनल है प्रताप हाउस का, और अभी तो बस मैंने मारा है इन्हें, अभी तो दादा दादी बाकी हैं, दादी इन्हें मारेंगी, दादू मारेंगे, नव्या मारेगी। तो नील ने भी इरिटेट होकर कहा कि अजीब सी ही ट्रेडिशनल रखे हो यार, खैर छोड़ो। फिर उसने भी रुद्र को एक गिलास पानी दिया और फिर रुद्र ने पानी पी लिया। तो रुद्र के चेहरे पर अब थोड़ी सी चोट तो आ ही गई थी जिसे नील ने साफ कर दी थी और थोड़ी देर तक कमरे में ऐसे ही खामोशी रही और फिर निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर धीरे से पूछा कि अब तू हमें बताएगा कि आज तेरा प्लान क्या है, या फिर ऐसे ही पीटने का इरादा है तेरा, बता मुझे, या तो फिर हम तुझे फिर से पीटना शुरू करें। तो अभी रुद्र फिर से हल्के गुस्से में बोलता है कि तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हाँ हाँ देख लेंगे हम भी आपको, अब मुझे ये बताइए कि करना क्या है। तो शुभ ने भी अभी रुद्र को देखते हुए थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तो विराट को जान से मारना है। रुद्र अपने आप को ठीक करते हुए बोलता है शुभ की तरफ देखते हुए। अब सब लोग सीरियस हो गए थे और नील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो शुभ ने भी नील को देखकर कहा कि आपके मतलब का यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप रिलैक्स हो जाइए और अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करिए, और इस मामले में तो बिल्कुल ही अपना दिमाग मत लगाइए, आप जाकर पार्टी को एंजॉय कीजिए। फिर उसने जय को देखकर कहा कि तुम नील भैया को लेकर यहाँ से जाओ, वो पार्टी में एंजॉय करेंगे। तो जय अभी नील को लेकर वहाँ से चला गया था सीधा पार्टी की तरफ। तो शुभ ने भी फिर से पूछा कि और मारेंगे कैसे, आपने कुछ प्लान किया है क्या? रुद्र बोलता है कि हाँ, विराट को तैरना नहीं आता है, बस उसे शिप से बाहर फेंकना है। तो निहाल ने कहा कि ठीक है, इतने सारे लोगों में हम विराट तक पहुंचेंगे कैसे? इस पर शुभ बोलता है कि हम विराट तक वेटर बनकर ही पहुंच सकते हैं, मैं जा रहा हूं वेटर बनकर विराट तक पहुंचने, और फिर विराट को शिप से बाहर फेंककर मैं जल्दी से आ जाऊंगा। तो रुद्र बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे वहां पर, तुम ऑलरेडी ही 2 खून कर चुके हो, पुलिस को सबसे पहले तुम पर ही शक होगा, और मैं तुम्हारी लाइफ के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ शुभ, इसीलिए तुम विराट के पास बिल्कुल नहीं जाओगे, विराट को मारने मैं जाऊंगा, जैसे मैंने खुद प्लान किया था वैसे ही विराट की मौत होगी, तुम बीच में अपनी ये लंबी टांगे नहीं अड़ाओगे बीच में। और हाँ, अब तुम चुपचाप से जाओ, नील के साथ पार्टी एंजॉय करो, तुम पर और नील पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ सोमनाथ और अशोक चौहान बहुत ज्यादा चालाक इंसान है। तो निहाल ने कहा कि और अगर तुझे कुछ हुआ तो तुझ पर पुलिस का शक नहीं जाएगा क्या? तो रुद्र बोलता है कि नहीं
जाएगा, क्योंकि मैं उसे रुद्र बनकर नहीं रॉकी बनकर मारूंगा और यही मेरा सबसे मेन पॉइंट है। और आज विराट के साथ साथ रॉकी खुद ही मर जाएगा। पुलिस का सारा शक रॉकी पर जाएगा, ना कि रुद्र पर, क्योंकि रुद्र तो अभी जिंदा ही नहीं है, जो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं मतलब रुद्र बनकर प्रताप हाउस में वापस आ जाऊंगा। तो अच्छा, इसीलिए हम लोगों से तू मिलने नहीं आया था, ताकि किसी को पता न चले। तो निहाल ने अभी बात को स्पष्ट करते हुए कहा। तो रुद्र ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और अगले ही पल रुद्र अभी वेटर की ड्रेस पहनकर विराट के कमरे की तरफ जा रहा था। विराट के कमरे की तरफ वो पहुंच चुका था और विराट इस वक्त फ्रेश होकर बाथरोब पहनकर सीधा वॉशरूम से बाहर आया था। तो विराट अभी जैसे ही बाहर आया तो उसने अभी रॉकी को अपने कमरे में देखा। तो रॉकी को देखकर अभी विराट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने लगभग चिल्लाते हुए गुस्सा करते हुए कहा कि यू वेटर, तुम बिना परमिशन के यहाँ पर कैसे आए। रुद्र भी अब चेयर पर बैठता हुआ थोड़ा गुस्से में बोलता है कि वैसे ही जैसे तुमने बिना परमिशन के मेरे किट्टू को हाथ लगाया था, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारे कमरे में आ गया हूँ बिना परमिशन के। तो विराट को अब समझते देर नहीं लगी कि वो रुद्र ही है। तो विराट अपना सलाइवा कटकते हुए बोलता है कि तुम रुद्र हो, तुम रुद्र नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तुम रुद्र। रुद्र तो पहाड़ी से गिरकर मर गया था, रुद्र का भूत तो हो सकता है ना। तो रुद्र ने भी एक मुस्कान के साथ विराट को देखते हुए कहा। तो विराट अभी डर के मारे कमरे के गेट की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो अभी गेट खोल पाता उससे पहले ही रुद्र ने उसे पीछे से पकड़कर बेड पर फेंक दिया। इस वक्त विराट को रुद्र से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसके हाथ पैर पूरी तरह से कांप रहे थे। रुद्र ने भी व्हाइट कलर के ग्लव्स पहने हुए थे और फिर एक ड्रिंक का ग्लास विराट को देते हुए कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान ना लूं तो तुम इसे जल्दी से पी लो, और अगर तुमने इसे नहीं पिया ना तो मुझे तुम्हें खत्म करने में वक्त नहीं लगेगा। विराट के पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो विराट ने आसपास अपनी नज़र घुमाई ताकि उसे अपना फ़ोन कहीं पर मिल जाए, लेकिन विराट को अपना फ़ोन कहीं पर भी नहीं मिला। और इस वक्त विराट बहुत ज़्यादा डर भी रहा था, उसे पता था कि अब उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रुद्र उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो रुद्र उसे अभी किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला था। विराट ने डरते हुए अभी रुद्र से वो ड्रिंक का ग्लास ले लिया और फिर विराट उसे जल्दी से पीने लगा। तो उससे पहले ही रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा कि रुको विराट, तुम ऐसे ड्रिंक पियोगे क्या? नहीं, तुम तो ऐसे ड्रग्स लेते हो ना, इसे ड्रिंक को कैसे पी सकते हो? चलो मैं आज तुम्हें ड्रग्स देता हूँ। तो रुद्र ने अभी अपने पॉकेट में से 2 टेबलेट निकाली और फिर विराट की ड्रिंक की बोतल में डाल दी। तो विराट की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। विराट ने थोड़ा सा हकलाते हुए कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो मैं मर जाऊंगा ना। तुम मर जाओ ना, वैसे भी तुम यहाँ से जिंदा तो वापस नहीं जाओगे, इससे अच्छा तुम अपनी ख्वाहिशों के साथ मरोगे। अरे शादी के बाद मरते, शादी से पहले ही मर जाओ, कम से कम अनुष्का विधवा होने से तो बच जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो विधवा हो और मैं इस एहसान को खुद अपने हाथों से करना चाहता हूँ। इस पर विराट ने रुद्र के सामने किड़किड़ाते हुए कहा कि रुद्र प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने बाप के बहकावे में आ गया था, सारी गलतियाँ सोमनाथ की ही है, मेरी कोई गलती नहीं है। उस सोमनाथ की दुश्मनी के चलते मैं और मेरे डैड इस दुश्मनी में फंस गए हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज रुद्र मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, दूर हो जाऊंगा तुम्हारे परिवार से प्लीज। तो रुद्र बोलता है कि खुद की मौत के सामने देखकर तो तुम ऐसे गिड़गिड़ाने लगे, बहुत शौक है ना तुम बाप बेटे को सोमनाथ का साथ देने का, उसकी दुश्मनी में अपनी दुश्मनी बनाने का। तो ठीक है, आज तुम्हारे बाप को अकल आ जाएगी। इस वक्त विराट रुद्र के सामने बहुत ज्यादा घबरा रहा था। तो रुद्र ने अब विराट को ड्रिंक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिया था। तो विराट ने अभी ना चाहते हुए भी उस ड्रिंक को एक एक सिप करके सारी की सारी पी ली। जैसे तैसे करके ड्रिंक खत्म हो रही थी, तो वैसे वैसे अभी विराट को नशा भी होता जा रहा था और फिर फाइनली विराट नशे में चित होकर बेड पर धड़ाम से गिर पड़ा। रुद्र ने फिर कमरे की विंडो को खोला, जो अभी थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन फिर भी रुद्र ने उस विंडो में से विराट को जैसे तैसे करके पानी में फेंक दिया। तो विराट अभी इस वक्त इतने ज्यादा नशे में था कि उसे पानी में गिरकर भी होश नहीं आया था। तो रुद्र अभी वहां से चुपचाप से निकल गया था और थोड़ी देर के बाद रुद्र अपने भाइयों के पास आ गया था। तो शुभ ने भी धीरे से पूछा कि भैया काम हो गया क्या? तो रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। रुद्र भी काफी ज्यादा
खुश था आज। तो शुभ बोलता है कि हमने बहुत कुछ खोया है भैया, लेकिन जो हमने खोया है ना वो हमें वापस भी मिल गया है। इस बार जो कुछ भी खोएगा ना वो अशोक चौहान खोएगा, जो उसकी उसे कभी भी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के बाद शादी की तैयारियां शुरू होने लगी थी और पंडित जी मंडप में बैठे हुए थे। तो पंडित जी ने अभी सोमनाथ की तरफ देखकर कहा कि दूल्हा दुल्हन को मंडप में बुलाइए। तो सोमनाथ ने अभी अशोक चौहान की तरफ देखा जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। तो सोमनाथ अशोक चौहान के पास जाकर बोलता है कि अपने बेटे से कहो कि मंडप में आ जाए, पंडित जी बुला रहे हैं। अशोक चौहान ने भी सोमनाथ की तरफ देखते हुए कहा कि सोमनाथ, इस वक्त प्रताप हाउस में कोई भी नहीं है, नील भी यहाँ पर आ गया है। मुझे लगता है कि हमें भी इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो सोमनाथ ने भी अभी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं तो इस बात का फायदा उठा भी चुका हूँ, तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं उस घर में देखने गया था। उस घर में अभी कौन कौन रहता है, तो इस वक्त उस घर में सिर्फ औरतें ही हैं और कुछ ही देर में औरतों की लाशों ही प्रताप हाउस के हॉल में पड़ी होंगी। तो अशोक हंसता हुआ बोलता है कि तुम तो बहुत दूर की सोचते हो यार, सच में तुमने तो आज दिल खुश कर दिया। तो सोमनाथ, अभी तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे सामने 2 आंसू क्या बहा दिए, तुम प्रताप हाउस भी चले गए। मैं भी सोचूं कि ऐसा भी क्या, तुम्हारे अंदर ऐसा भी क्या चेंज आ गया, तुम्हारी बीवी को भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे अंदर कौन सा शैतान बैठा है। सच में दिल खुश कर दिया, आज प्रताप हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इधर प्रताप हाउस में सब ने डिनर कर लिया था, सब अभी दादा दादी के कमरे में बैठे हुए थे। तो दादा दादी अभी सबको रुद्र, निहाल और शुभ की बचपन की बातें बता रहे थे और तभी अचानक से लाइट चली गई और सबके दिल में एकदम से थक होने लगी। तो किट्टू बोलती है कि दादी, अचानक से लाइट क्यों चली गई, तो प्रताप हाउस में तो लाइट कभी भी नहीं जाती है। इस पर दादाजी ने कहा कि कोई बात नहीं किट्टू, कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, इस वजह से शायद लाइट चली गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सब ने अभी अपने अपने फोन की टॉर्च चला ली थी और तभी खिड़की से एक पत्थर दादाजी की कमरे में आकर गिरा। वो पत्थर अभी छोटे पैंथर को लग जाता, उससे पहले ही दिशा ने पैंथर को बेड से उठाकर अपनी गोद में ले लिया था। अब दिशा अपनी दादा और दादी सबको समझते देर नहीं लगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि सोमनाथ को इस बात का पता चल चुका है कि इस वक्त शुभ और नील घर पर नहीं है और वो इस वक्त का फायदा उठा रहा है। कितना गिरा हुआ इंसान है ये सोमनाथ, कभी भी नहीं सुधर सकता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो सबको अभी इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो दिशा ने अभी छोटे पैंथर को बहुत कस कर पकड़ा हुआ था। तो दादी ने कहा कि संजय के पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए। तो दादाजी अभी कुछ कहते उससे पहले ही चिल्लाने की एक आवाज आई जो शायद अभी वॉचमैन की थी। तो सोमनाथ के आदमियों ने अभी वॉचमैन के सिर पर एक डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया था। अब तो दादाजी को पूरा यकीन हो गया था कि उन पर अटैक होने वाला है। दादाजी बोलते हैं कि सब लोग इसी कमरे में रहेंगे, खिड़की गेट सब कुछ बंद कर दो और हाँ, कोई भी बिल्कुल आवाज मत निकालना। उन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि घर की औरतें इसी घर में है, लेकिन कहाँ पर ये नहीं पता होना चाहिए। तभी कुछ आदमी अपने हाथ में हॉकी लिए हुए उस प्रताप हाउस के अंदर में आने लगे। उन्होंने आते ही तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। तो प्रताप हाउस में इस वक्त बहुत ज्यादा अंधेरा था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चांद की हल्की हल्की सी रोशनी उस घर में जरूर पड़ रही थी। वो आदमी अभी जितना तोड़फोड़ कर रहे थे, लड़कियां उतना ही ज्यादा डर रही थी। खास करके दादा दादी को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि घर की किसी भी बहू को कुछ भी हो जाए। तो नव्या तो अभी प्रेग्नेंट भी थी। तो दादी के दिल की धड़कनें अब बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रही थी कि तभी दादाजी ने दादी का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा रगड़कर कहा कि चंद्रकला, इस वक्त डरने का वक्त नहीं है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा 6 से या 7 लोग होंगे, हम चाहे तो उन लोग पर हावी हो सकते हैं। चुपचाप रहने से अच्छा है कि लड़कर मरे। दादाजी की बात सुनकर किट्टू भी थोड़ा सा हौसले में आई और किट्टू भी बोलती है कि दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उन्हें मार सकते हैं क्योंकि हम लोग उनसे ज्यादा हैं। अगर हम अपनी ताकत में आएंगे तो वो हमारे आगे कमजोर पड़ सकते हैं। तो दादी को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। दादी बोलती है कि किट्टू, तुम समझ भी सकती हो कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, जरूरी नहीं है कि वो लोग हमें मारने के लिए आए हो, ऐसा ना हो कि बच्चों के साथ वो कुछ गलत भी कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, आप भूल रही हैं क्या, मैं रुद्राक्ष प्रताप सिंह की पत्नी कात्यायनी प्रताप सिंह हूँ। इस पर अवनी भी बोलती है कि किट्टू बिल्कुल ठीक कह रही है दादी, ऐसे चुपचाप से बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, इससे अच्छा है कि हम उनका जाकर सामना करें। वो लोग अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं दादी, तो हम लोग भी अंधेरे का ही फायदा उठाएंगे। तो दादाजी भी अब
अवनी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलते हैं कि तो फिर सोच क्यों रही हो मेरी शेरनी हो, चलो आज इन आदमियों को बता ही देते हैं कि प्रताप हाउस की औरतें भी कम नहीं है, हम अच्छे से सामना करेंगे उनका। तो अवनी, किट्टू, दिशा तीनों के ही चेहरे पर अब मुस्कान आ चुकी थी। तो दिशा ने अब पैंथर को दादी की गोद में दिया और फिर नव्या को देखकर बोला कि नव्या दी, आप दादी के साथ ही रहना क्योंकि आप अभी हमारे साथ चलने की हालत में नहीं हो। तो नव्या ने भी अब अपने सूट की चुनरी कमर पर बांधकर कहा कि मैं भी तुम सबके साथ चलूंगी, मेरा बेबी इतना कमजोर नहीं है जो इतनी सी प्रॉब्लम में फेस ना कर पाए और डर जाए, मैं भी आप सबके साथ चल रही हूँ। तो नव्या की अभी कॉन्फिडेंस को देखकर अवनी ने नव्या को हाई फाई दिया और फिर चारों ही कमरे से बाहर आई। तो चारों ही छुपकर अब उन आदमियों को देख रही थी। वो आदमी करीब 10 लोग थे। किट्टू ने अपने सूट के दुपट्टे में एक 100 पीस लपेटा जो कि काफी ज्यादा भारी था। पीतल का 100 पीस इतना ज्यादा भारी था कि अगर किसी को एक पड़ जाता तो शायद वो उठता नहीं। तो किट्टू ने जल्दी से उस दुपट्टे को लेकर एक आदमी के पीछे जाना शुरू किया और फिर उसके पीछे जाकर धीरे से उसके सिर पर खींचकर वो पीतल का 100 पीस मारा और फिर वापस से जल्दी से भागकर पिलर के पीछे आकर छुप गई। तो किट्टू ने अभी उसके सिर पर इतनी तेज मारा था कि वो वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ा। तो दिशा ने भी अब आसपास अपनी नजर घुमाई तो उसे भी मारने के लिए कुछ नहीं मिला। तो वो भी वापस से अभी दादी के कमरे में गई और उसने विंडो के कर्टन का पाइप निकाला जो कि बहुत ज्यादा भारी था। तो फिर दिशा भी बाहर आई और उसने अंधेरे का फायदा उठाते हुए आदमी के सिर पर उसे जोर से मार दिया। तो वो आदमी भी अब सिर पर हाथ रखकर वहीं पर गिर गया। अब उन आदमियों को समझ में आ गया था कि घर की लड़कियां उन्हें एक एक कर मार रही हैं। तो उन आदमियों का भी अब हेड चिल्लाकर जोर से बोलता है कि वो हमारे 2 आदमियों को बेहोश करके चली गई और तुम लोग यहाँ पर अंधेरे में एक दूसरे का मुंह देख रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम उन लड़कियों से डर रहे हो, जाओ जाकर ढूंढो उन्हें और मारो। अब वो आदमी हरकत में आ गए थे। तभी अवनी थोड़ा सा आगे आई और एक आदमी जो अभी अवनी की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था, अवनी ने उसके गले में अपना दुपट्टा लपेटा और उसे दबाती रही। अवनी ने ये काम इतनी ज्यादा स्पीड के साथ किया था कि उस आदमी को समझ में नहीं आया कि तब तक उसका गला दाबती रही जब तक वो वहां पर बेहोश होकर गिर नहीं गया। तो अवनी को लगा कि अब उसने उस आदमी को मार दिया है और वो थोड़ा सा डर गई। अवनी की आंखें हल्की सी नम हो गई और उसके अंदर ये डर आ गया कि शायद उसने किसी का मर्डर कर दिया है। अवनी अभी वहीं पर खड़ी होकर सोच रही थी तभी किट्टू और दिशा उसे पकड़कर एक साइड में लेकर आई। तो अवनी ने भी धीरे से कहा कि किट्टू, या लगता है कि मैंने उसे जानबूझकर जान से मार दिया, मुझसे मर्डर हो गया, अब मैं क्या करूं। इस पर दिशा ने थोड़ा सा सिर पर हाथ मारकर कहा कि वो क्या हमारे साथ पोसंपा खेलने आए थे क्या, वो भी तो हमें जान से ही मारने आए थे ना दी, क्या बात करती हो आप, आपने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, हमें फिलहाल सिचुएशन से बाहर निकलना है, ना कि ये सोचना है कि हमने किसको मार दिया, बाद में नील भैया सब कुछ संभाल लेंगे। तो किट्टू ने भी दिशा को देखकर कहा कि क्या बात है, तुम तो शुभ के साथ रह रहकर शुभ जैसे ही डायलॉग मारने लगी हो, वाओ। तो नव्या भी अब अंधेरे का फायदा उठाकर एक आदमी के पास गई और उसके पैरों पर अपना दुपट्टा लपेटकर उस आदमी को खींच लिया और वो आदमी भी धड़ाम से जमीन पर गिर गया। फिर चारों ने मिलकर उस आदमी को पैर पकड़कर दादी वाले कमरे में लेकर आई। वहां जाकर चारों ने उसे तसल्ली से खूब मारा। उसे पीटने के बाद अवनी बोलती है कि दादी, टोटल 10 आदमी थे, 4 को तो हमने ठिकाने लगा दिया है, अब बचे 6, उनका भी सोचना है कि क्या ही कर देते हैं हम। इस पर अभी चारों ही मुस्कुराने लगती हैं। इधर क्रूज पार्टी में पंडित जी बहुत देर से विराट को मंडप में बुला रहे थे, लेकिन विराट अब तक मंडप में नहीं आया था। अब सोमनाथ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस बार सोमनाथ ने हल्के गुस्से में अशोक चौहान से कहा कि तुम्हारा बेटा इस वक्त ड्रामा क्यों कर रहा है, वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि ड्रग लेकर सो गया हो। तो अशोक चौहान अभी हल्के गुस्से में बोलता है कि तुम तो मेरे बेटे को ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी बेटी तो ड्रग्स लेती ही नहीं है ना, तुम्हारी बेटी की हालत मुझसे छुपी नहीं है, अगर वो ड्रग्स ना लेना तो उसकी हालत मौत से बदतर हो जाती है। सोमनाथ समझे तुम, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इस वक्त बहस करने का नहीं है। अशोक, क्रूज पर मैंने खास मेहमानों को ही बुला रखा है, अपने बेटे से कहो कि मंडप में आकर बैठे जल्दी से, और अगर आज मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं हुई ना तो भूल जाना कि मेरे तुम्हारे बीच में अभी कोई भी डील हुई थी। तो सोमनाथ अभी दांत पीसता हुआ अशोक चौहान से बोलता है। तो अशोक चौहान भी वहां से दांत पीसता हुआ चला गया और बड़बड़ाता हुआ अपने बेटे के कमरे की तरफ चल दिया। सोमनाथ पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, एक तो इसकी बेटी को मैं अपने बेटे की बीवी बना रहा हूँ, अपने घर की बहू बना रहा हूँ, ऊपर से अकड़ भी मुझसे ही दिखा रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। तो अशोक चौहान अपने बेटे के कमरे के गेट के बाहर आकर दरवाजे को खटखटा
हटाता हुआ बोला कि विराट विराट बाहर निकलो, जल्दी से बाहर आओ। लेकिन अंदर से भी कोई आवाज नहीं आई। तो अशोक चौहान अभी 5 मिनट तक गेट बजाता रहा, लेकिन विराट बाहर नहीं आया। अब अशोक चौहान को घबराहट होने लगी थी। उसने क्रूज के मैनेजर से कहा कि गेट को खुलवाओ, वहां पर विराट नहीं था। तो देखते ही देखते अब अशोक चौहान और सोमनाथ के आदमी विराट को क्रूज पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन विराट का अभी कहीं भी कुछ पता नहीं था। अब अशोक चौहान का दिल बैठने लगा था। अभी 1 साल पहले ही तो उसने अपने बड़े बेटे चिराग की लाश देखी थी। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं विराट को कुछ हो ना गया हो, लेकिन कर्म का थप्पड़ तो हर किसी को लगता ही है ना। तो अशोक चौहान ने अभी जो प्रताप हाउस के लोगों के साथ किया था, उसे भी रिटर्न में वही सब कुछ मिल रहा था। उसे अभी हादसे के बाद भी अशोक चौहान और सोमनाथ राठौड़ को अकल नहीं आई थी। वो अपने पूरे कर्म कंटिन्यू बस करते रहे, जिसका हर्जाना आज अशोक चौहान को भुगतना पड़ रहा था। अशोक चौहान के साथ साथ अनुष्का और सोमनाथ राठौड़ को भी भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि आज पूरे समाज के सामने अनुष्का की शादी टूट रही थी। आकांश और एकांत की मृत्यु के बाद सोमनाथ और अशोक चौहान ने बुराई के साथ नहीं छोड़ा था। अब विराट क्रूज पर नहीं मिला तो रेस्क्यू टीम ने विराट को पानी में ढूंढना शुरू किया। तो विराट के न मिलने से अब अशोक चौहान का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। वो एक चेयर पर आकर बैठा था, लेकिन बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर अभी जान ही ना हो। आखिर उसका एक बेटा मर चुका था और फिर एक बेटा लापता हो चुका था। एक बाप के हैसियत के हिसाब से इस वक्त अशोक चौहान की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन इन सब का जिम्मेदार भी तो अशोक चौहान खुद ही था। करीब 2 घंटे रेस्क्यू करने के बाद विराट की लाश रेस्क्यू टीम ने पानी से बाहर निकाली और अपने बेटे की लाश को देखकर अशोक चौहान दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बहुत तेज तेज अशोक चौहान रो रहा था। उसने विराट को अपने गले लगा लिया। उस नज़ारे को देखकर हालत तो अब सोमनाथ की भी खराब हो चुकी थी। और जब अनुष्का ने ये सुना कि विराट की मौत हो गई है, तो अनुष्का भी अपने कमरे से बाहर निकलकर विराट की लाश के पास आ गई और वो खड़ी खड़ी ही बेहोश हो गई विराट की मौत देखकर। तो अनुष्का को बेहोश देखकर सोमनाथ और शांता ने भी उसे संभाल लिया। शांता ने अपनी नम आंखों से सोमनाथ को देखकर कहा कि 1000 बार मैंने आपको समझाया था ना कि दुश्मनी को यहीं पर रोक दीजिए, लेकिन नहीं, आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और अपने बुरे कर्म करते रहे। मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, अब अपनी बेटी नहीं खोना चाहती। अगर मेरी बेटी को कुछ भी ना हुआ ना, तो आप अपनी पत्नी को भी खो देंगे। वही उन सब की हालत को देखकर रुद्र और उसके भाई अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। आखिर कुछ भी क्यों ना होते, जितना दर्द इस वक्त सोमनाथ और अशोक चौहान को मिल रहा था, उससे कहीं ज्यादा दर्द उन चारों भाइयों ने खुद सहा था। उसके पापा ने सहा था, उसकी माँ ने सहा था और फिर उनके दादा दादी ने भी अपने जवान बेटे की मौत खुद अपनी आंखों से देखी थी। अशोक चौहान ने अपने बेटे को गले लगाया हुआ था और हर कोई उसके बेटे को उससे दूर करना चाहता था, लेकिन अशोक चौहान ने विराट को खुद से दूर नहीं किया। और थोड़ी देर के बाद अशोक चौहान अभी 2 बार झटके आते हैं और अशोक चौहान भी बेहोश हो गया। अनुष्का और अशोक चौहान को देखकर सोमनाथ का दिमाग भी अब खराब हो चुका था। उसने अपनी सुलगती हुई आंखों से शुभ की तरफ देखा और फिर शुभ के पास आकर उस पर अपना हाथ उठाने ही वाला था कि शुभ ने सोमनाथ का हाथ अपने मुट्ठी में बंद कर लिया था और फिर डबल गुस्से के साथ बोला कि क्या हुआ सोमनाथ राठौड़, खुद के घर में आग लगी तो तुम्हारी आंखों में अंगारे बाहर आने लगे और अब तक तो तुमने दूसरों के घर में ही आग लगाकर अपने हाथ सेके है ना, अब अपने घर की आग भी अपनी ही आंखों से देख लो तुम। तो सोमनाथ ने अभी गुस्से में चिल्लाकर कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये काम हो ना हो तुम सारे भाइयों का ही है, लेकिन एक बात याद रखना, सोमनाथ राठौड़ मर जाएगा लेकिन हार कभी नहीं मानेगा। मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही, तुम हारो या ना हारो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो हम लेकर ही रहेंगे, निहाल ने भी गुस्से में कहा। तो शुभ ने अभी सोमनाथ का हाथ जोर से झटकते हुए गुस्से से कहा कि अब जाओ यहाँ से, जाकर अपने घर की आग को बुझाओ, हमारे सामने चौड़ा होने से कुछ भी नहीं होगा सोमनाथ राठौड़। तो सोमनाथ ने अभी उन्हें पॉइंट करके कहा कि तुम सबको मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। तो शुभ ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हें जितना देखना था तुमने देख लिया है, अब देखने की बारी तो हमारी है, अब हम देखेंगे तुम्हें बर्बाद होता हुआ। तो सोमनाथ अभी दांत पीसता हुआ गुस्से से वहां से चला गया और शुभ जो अभी मुस्कुराहट भरी नजरों से उसे घूर रहा था। इधर प्रताप हाउस में सारी लड़कियों ने मिलकर अभी 4 आदमियों को तो ठिकाने लगा दिया था। अब बचे थे बस 6 आदमी, उन्हें भी वो ठिकाने लगाने की सोच रही थी कि कैसे उन 6 आदमी को ठिकाना लगाया जाए। सौम्या तो अपने कमरे में सो रही थी, उसे तो अभी भनक भी नहीं लगी थी कि प्रताप हाउस में क्या हो रहा है। नरेन के जाने के बाद सौम्या डिनर करने के बाद सीधा कमरे
कमरे में चली गई थी। चारों लड़कियां आपस में खुसर फुसर कर रही थी। अवनी ने दिशा को देखकर कहा कि वो आदमी देख, वो अकेला है वहाँ पर, जा उसे रिझा कर यहाँ पर ले आ। तो दिशा बोलती है कि अवनी दी, ये गंदा गंदा काम मैं नहीं करूंगी, मैं तो सीधा जाकर उसके सिर पर बेलन मार देती हूँ, अपने आप ही ये बेहोश हो जाएगा। इस पर नव्या बोलती है कि दिशा देख, तो सांड जैसी बॉडी है उसकी, एक बेलन में उसका कुछ नहीं होगा, हम सबको उसे पकड़कर बहुत ज़्यादा मारना पड़ेगा, इसके लिए उसे यहाँ पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अवनी ने अभी अपने सिर पर हाथ मारकर कहा कि तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा उस आदमी के पास। तो अवनी ने अभी बड़े ही स्टाइल में अपना दुपट्टा साइड में डाला और इतराते हुए उस आदमी के पास गई। वो आदमी अभी उस पर अटैक करता उससे पहले ही अवनी ठंडी सी आवाज़ में बोली कि मुझ जैसी जवान खूबसूरत लड़की को मारना चाहती हो क्या? क्या तुम्हारा मन नहीं करता मुझ जैसी लड़की को छूने का? क्या मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का तुम्हारा मन नहीं है? वो सांड जैसा आदमी अवनी को देखकर बहक गया। अवनी ने उसे अपने पास आने का इशारा किया और वो आदमी भी बिना सोचे समझे ही अवनी के पीछे पीछे चला गया। अंधेरे होने की वजह से उसके साथियों को भी इस बात की खबर नहीं हुई। तो अवनी इस सांड जैसे आदमी को बहकाकर एक कमरे में लेकर आ गई थी और उसे बेड पर बैठ गई लेकर। तो वो आदमी अभी जैसे ही अवनी की तरफ बढ़ा, उसके पीछे से लठ पड़ना शुरू हो गए थे। उस आदमी को अब चारों लड़कियों ने मिलकर बहुत ज्यादा मारा था। फिर उसके हाथ पैर बांधकर बाथरूम में फेंक दिया और बाथरूम का गेट भी बाहर से लॉक कर दिया। तो किट्टू अब अपने हाथ झटकते हुए बोलती है कि अब बचे 5। तो दादाजी और दादी अभी पैंथर को लेकर एक कमरे में बैठे हुए थे और से सब कुछ देख रहे थे। तो दादाजी ने कहा कि पता नहीं वो लड़कियां अपना काम ठीक से कर भी रही होंगी या नहीं, मुझे एक बार बाहर जाकर खुद ही देख लेना चाहिए। तो दादी ने कहा कि अरे नहीं संजय के पिताजी, इतने बड़े घर में आप उन लड़कियों को कहाँ ही ढूंढेंगे, आप यहीं पर बैठे रहिए, मैं देख कर आती हूँ उन्हें। तो दादाजी ने हंसकर कहा कि क्या हुआ चंद्रकला, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? अरे संजय के पिताजी, वो इतनी इतनी सी लड़कियां इतनी हिम्मत कर रही हैं तो क्या मैं 4 थप्पड़ नहीं मार सकती क्या? मैं भी तो अपने थप्पड़ मारने में एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट आप नहीं जानते, मेरे थप्पड़ मेरे रीडर्स को कितने ज़्यादा पसंद आते हैं। तो दादी ने अभी पैंथर को दादाजी की गोद में दिया और अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टाँका, फिर एक शो पीस उठाया और धीरे धीरे कर कर बाहर की तरफ आने लगी कि तभी दादी के सामने एक आदमी आ गया। दादी एक सेकेंड के लिए अभी उस आदमी को देखकर डर गई थी क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा था और फिर वो अचानक से दादी के सामने आ गया था। लेकिन अगले ही पल दादी ने खींचकर एक चांटा उसके गाल पर चढ़ दिया और वो संभालता उससे पहले ही दादी ने अपने हाथ में रखी हुई 100 पीस थी जो दादी ने उसकी कमर पर मार मार कर उसे घायल कर दिया। फिर जैसे तैसे उसे खींचकर अपने कमरे में लेकर आई। तो दादाजी ने भी पैंथर को बेड पर लेटाया और फिर उस आदमी के हाथ पैर बांधकर एक कोने में फेंक दिया। उन लोगों के हेड ने जब आसपास अपनी नजर घुमाई तो वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा ही था और 3 लोग खड़े हुए थे। उन लोगों के हेड को समझते देर नहीं लगी कि बाकी के 6 आदमियों को उन लड़कियों ने ठिकाने लगा दिया है। वो आदमी अभी गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि जाकर प्रताप हाउस के घर की लाइट को जलाओ, नहीं तो वो अंधेरे का फायदा उठाकर हमें भी मार देंगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन आदमियों में से एक आदमी ने अभी प्रताप हाउस के घर की लाइट को जला दिया था। जब उन्होंने आसपास अपनी नजर घुमाई तो वहां पर 4 आदमी बेहोश पड़े हुए थे। उन आदमियों को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से बोले कि हम 4 रह गए हैं, जल्दी हो सके उन लड़कियों को ढूंढो और उनके साथ जो करना है कर लो। तभी वहां पर सारी लड़कियां अपने हाथ में एक एक डंडा लेकर बाहर आई और अब उन्हें भी पता था कि हॉल में बस 4 या 5 ही लोग होंगे। इधर दूसरी तरफ से दादा दादी भी बाहर आ गए थे। तो दादी के हाथ में अभी उनका हथियार बेलन था और दादाजी के हाथ में हंटर था। सबने मिलकर अभी बिना सोचे समझे ही उन 4 आदमियों पर बजाना शुरू कर दिया था। अवनी के हाथ में जो डंडा था वो लगातार उसे मारे जा रही थी, बस मारे जा रही थी और तभी उसके कानों में पैंथर की रोने की आवाज पड़ती है। तो अवनी ने भी जल्दी से एक डंडा उस आदमी के सर पर जोर से मारकर कहा कि हाय मेरा बच्चा रो रहा है और फिर वो भागती हुई सीधा दादा दादी के कमरे में चली गई पैंथर को लेने और वो वहां से पैंथर को गोद में उठाकर बाहर लेकर आई। तो पैंथर ने अभी अवनी को देखा तो काफी ज्यादा खुश हो गया। तो पैंथर की तो हंसी सुनकर अब सबके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन सब अभी चारों को बहुत ज्यादा मार रहे थे। तभी दादाजी ने तो आज कितने दिनों बाद ही अपना हंटर चलाया था और फाइनली सबको पिटाने के बाद उन्हें बांध बंधुआ बनाकर हॉल में एक साइड में कर दिया। तो दादाजी अभी थक कर सोफे पर आकर बैठ गए और फिर चंद्रकला की तरफ देखकर बोलते हैं कि चंद्रकला आज तो बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, जल्दी से एक कप चाय बना दो। तो चंद्रकला जी भी अब दादी के पास आकर बैठ
बैठकर बोलती हैं कि संजय के पिताजी, रात के 3 बजे चाय कौन पीता है। इस पर दादाजी बोलते हैं कि अरे चंद्रकला, बना दो ना, आज बहुत दिनों के बाद हंटर चलाया है, थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है, एक कप चाय पी लूंगा तो शरीर खुल जाएगा मेरा। तो दादी भी अपना घिसा पिटा डायलॉग मारते हुए सोफे से उठी और फिर किचन में जाती हुई बोली कि संजय के पिताजी भी ना किसी भी टाइम चाय मांग लेते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि मैं भी तो थक गई होंगी, मैंने भी तो इन सब को पीटा है। चारों लड़कियां भी अब थक कर सोफे पर बैठी थी, लेकिन चारों के चेहरे पर अभी जीत की खुशी अलग ही नजर आ रही थी। और फिर तभी निहाल शुभ घर के अंदर एंटर होते हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि दोनों ने ही अभी बाहर वॉचमैन को बेहोश देखा था कि तभी पीछे पीछे नील नरेन भी आ गए थे। चारों ने जब प्रताप हाउस को देखा तो उन सबको बहुत ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन जब उन्होंने घर में सभी को सुरक्षित देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। दिशा तो भागते हुई आई और शुभ के गले लग गई और फिर खुश होकर बोलती है कि शुभ, शुभ, आज हम सब ने मिलकर 10 आदमियों को बहुत ज्यादा मारा है। तो शुभ ने अभी दिशा को हक किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। तो निहाल भी अब नव्या के पास जाकर बैठ गया। अब वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा थक गई थी। तो निहाल ने भी नव्या को माथा चूमता हुआ कहा कि तुम ठीक हो ना नव्या, तो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, और हमारा बेबी वो बिल्कुल ठीक है ना। नव्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपना सिर निहाल के कंधे पर रख दिया। तो अवनी भी अब पैंथर को खिलाती हुई नील के पास आई और बोली कि छोटे पैंथर, अब तुम अपने पापा को बता दो कि आज आपकी मम्मा ने कितना बड़ा काम किया है, सबको धूल चटाती है। यह सब कुछ देखकर नरेन ने तो अभी किट्टू की तरफ देखा और पूछा कि सौम्या कहाँ पर है। तो किट्टू बोलती है कि पापा वो बिल्कुल ठीक है, ऊपर आराम से सो रही हैं, उन्हें तो पता भी नहीं कि प्रताप हाउस में क्या हुआ है। सबको ठीक ठाक देखकर नील और शुभ परेशान तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया और फिर बोला कि सोमनाथ की हिम्मत कैसे हुई उनकी गैर मौजूदगी में प्रताप हाउस पर अटैक करने की। तो शुभ अब बहुत ज्यादा गुस्से में उन आदमियों को देख रहा था कि तभी किट्टू बोलती है कि शुभ भैया, एक आदमी अभी बाथरूम में बंद है, टोटल 10 आदमी थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आपको आज का कहानी का एपिसोड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब क्या करेंगी दादी रुद्र के साथ जब रुद्र आएगा प्रताप हाउस, या फिर अब आने वाला है कहानी में एक नया ट्विस्ट। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग।